अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसकी बात करी थी? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और वहां पे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज वहां पे डिस्कस करी थी। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस का, क्योंकि लास्ट क्लास में जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉब्लम कंसिडर किया था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कैसी थी? यूनिफॉर्म थी। तो आज हम एक क्वेश्चन और कंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। तो लिखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है। तो न्यूमेरिकल में इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है। अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरे क्या है? स्फेरिकल है। रेडियस क्या दिया हुआ है? इसका जो रेडियस है वो दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, और इसके अगर रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस वहां पे कितना? 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया है 10, 20, 30। अच्छा, अब अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो ये जो तुम्हारा सरफेस है इसका पोटेंशियल दिया है 60 वोल्ट। फिर आगे वाला जो सरफेस है इसका पोटेंशियल दिया है वहां पे 30 वोल्ट, और ये जो सरफेस है इसका पोटेंशियल गिवन है वहां पे कितना? 60, 30, और इसका दिया है वहां पे 20। तो इस तरह से वहां पे हमारे क्या दिए हैं? यहां पे दिए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज करो। प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखवाई थी? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पे अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है और स्फेयर पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि स्फेयर है और मैं अगर बोल रहा हूं कि स्फेयर के किसी पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो स्फेयर के किसी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इसका मतलब है कि वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉप करें और टेंजेंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये लाइन कौन सी होगी? नॉर्मल होगी वहां पे। तो इस केस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? स्फेयर के या शेल के हर पॉइंट पे कैसा होगा? नॉर्मली होगा वहां पे। तो इस तरह से देखो ये नॉर्मली होगा कि नहीं होगा वहां पे? इस तरह से तुम्हारा ये नॉर्मली जा रहा होगा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे क्या होगी? नॉर्मल टू द सरफेस होगी, होगा। अच्छा, अब अगर हर जगह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस है तो बताओ ये जो लाइंस होंगी ये लाइन किससे सिमिलर है? ये लाइन सिमिलर है हमारी पॉइंट चार्ज से। देखो है कि नहीं है वहां पे? जब हम किसी पॉइंट चार्ज की बात करते थे, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड थी वहां पे। देखो ये था ही नहीं था। और अगर पॉइंट चार्ज मेरा वहां पे नेगेटिव है तो लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे क्या थी? रेडियली इनवर्ड थी। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि लाइंस ऑफ फोर्स अगर नॉर्मल है स्फेयर पे तो बेसिकली ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये लाइंस ऑफ फोर्स किसकी है? एक पॉइंट चार्ज की है। अब ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये कैसे डिसाइड करें? तो प्रॉपर्टी याद होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर चलोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। देखो है कि नहीं है? और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाओ तो पोटेंशियल मेरा वहां पे क्या होता है? इंक्रीज करता है। अब बताओ पोटेंशियल क्या हो रहा है? पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब चेक करो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चल रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, उसके ऑपोजिट जाओगे
तो पोटेंशियल वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो ये क्लियर होगा नहीं क्लियर हो यहाँ पे? तो हमें ये मालूम चल गया कि जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है वो लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंट चार्ज की है, और ये पॉइंट चार्ज मेरा वहां पे क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, वहां पे हमने भी पढ़ा है कि जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो हम लोग जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नॉन यूनिफॉर्म है। और देखो देख के ही पता चल रहा है, जैसे अगर मैं कोई भी दो सरफेस कंसीडर करूं, जैसे ये एक पॉइंट लो, ये एक पॉइंट लो, बताओ इन दोनों पॉइंट की अगर बात करें तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वहां पे 30 का। डिस्टेंस कितना है? ये 20, ये 10, तो 10 सेंटीमीटर, 0.1 है कि नहीं है? तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 300। अगर मैं इन दोनों के बीच का देखूं, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों के बीच का देखूंगा तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हो गया 30 - 20 10, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना? 30 और ये 20, 10 का मतलब 0.1, ये हो गया 100। देखो समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास मैंने डिस्कस भी किया था कि हो सकता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो हमारे यहां पे क्या है, इक्वली स्पेस्ड हैं। यहां पे अगर बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी इक्वली स्पेस्ड है, लेकिन इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इसका देखोगे तो हर जगह डिफरेंस तुम्हारा वहां पे क्या हो रहा है, अलग अलग निकल के आ रहा है। तो ये जो फॉर्म, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम किससे डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं? E=V/d से। और वहां पे याद होगा ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो हमें देख के मालूम चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी नॉन यूनिफॉर्म है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम कैसे कैलकुलेट करें? तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम है। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा A शेल था, ये B था, ये C था। अब बताओ A का पोटेंशियल कितना? A का पोटेंशियल 60, किसके बराबर? KQ/0.1। VB की बात करोगे तो VB हो जाएगा 30 KQ/0.2। अगर मैं C का पोटेंशियल देख रहे हैं तो C का पोटेंशियल कितना है? 20 है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, और R की वैल्यू यहां पे कितनी लेनी है? 0.3 लेनी है। देखो है कि नहीं? वहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया है KQ/R। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ये लाइंस ऑफ फोर्स एक पॉजिटिव चार्ज के कारण है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है KQ/R। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई? यहां से हमें KQ की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी रिजल्ट को यूज करो, KQ तुम्हारा कितना निकल के आता है? 6 निकल के आता है। देखो है कि नहीं वहां पे? अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कहां फाइंड आउट करनी है। A पे फाइंड आउट करनी है, B पे फाइंड आउट करनी है, C पे फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है क्या? नहीं। तो हम यहां पे जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो यहां पे हो जाएगा E=KQ का मतलब क्या हो गया? 6, और SI यूनिट में तो ये हो जाएगा 6/R²। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का, चेक करो, जनरल एक्सप्रेशन है कि नहीं है? समझ में? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तब तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख देते? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख देते हैं वहां पे V/d। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? स्पेसिंग तो सेम है, जो स्पेसिंग यहां पे वही स्पेसिंग यहां पे है, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस यहां देखते हैं और यहां पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसी दिखाई देती है? नॉन यूनिफॉर्म दिखाई देती है। क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर हुआ? तो जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। फिर तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुई तब तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे वहां पे E=V/d। क्लियर हो इतना? तो अब जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो अब तुम लोगों को वहां पे क्या करना है? ट्राई करना है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी
नंबर ऑफ केसेस में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी, और हम किसकी बात कर रहे हैं तो लिखो वहां पे हेडिंग डालो सबसे पहले वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग डालो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी चार्ज लिखा है। अच्छा, सबसे पहले तुम लोग वहां पे डेफिनेशन लिख लो जरा। हेडिंग क्या डाली वहां पे? हेडिंग डाली वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं और एक हम बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल की। तो पहले बात कर रहा हूं बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि अगर मान लो यहां पे कोई पॉइंट चार्ज Q है, तो ये जो पॉइंट चार्ज Q रहेगा ये सबसे पहले अपने चारों ओर क्या करता है? फील्ड क्रिएट करता है। अब मान लो फील्ड में हमने यहां पे एक पॉइंट लिया है A, और मुझे A पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं? इस Q चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि हमारे पास एक और चार्ज रहा होगा Q, और ध्यान अब ये टेस्ट चार्ज की नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो यहां पे कोई चार्ज Q है और यहां से A डिस्टेंस, यहां से कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास कोई पॉइंट A है। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी Q चार्ज को हम इंफिनिटी से अगर कहां तक लेके आ रहे हैं? A तक लेके आ रहे हैं, तो उस केस में हमने जो वर्क परफॉर्म किया Q चार्ज पे, वही हमारी वहां पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 कूलम चार्ज को या यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से A पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो तो हो गया उस पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं Q चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो Q चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वही उस पॉइंट की वहां पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अगर मैं यूनिट चार्ज को लेके आ रहा हूं तो वो पोटेंशियल है, और अगर मैं Q चार्ज को लाने में वर्क परफॉर्म कर रहा हूं तो वो फिर उस जगह की क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर? अब मैंने क्या बोला? सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस। अब लिखो वहां पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज at a point in an electric field is the work done in taking the charge from reference point generally at infinity to that point without acceleration, या फिर लिख लो वहां पे keeping kinetic energy constant। समझ में रहा है? क्वेश्चन में अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करो जरा। इसका मतलब क्या है? पहले मतलब समझे ना। अभी हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट केस में हम बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास यहां पे एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में मान लो नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1, यहां पे Q2, यहां पे Q3, यहां पे Q4। तो हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। अब यहां पे हमारे पास एक और चार्ज Q है। तो देखो हेडिंग क्या डलवाई है? मैंने हेडिंग डलवाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस। तो बताना है कि इस सिस्टम के कारण इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। समझ रहा है?
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, किसके कारण? ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब बताओ डेफिनेशन में क्या लिखवाया है? डेफिनेशन में लिखवाया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहां है? इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे इस पूरे सिस्टम के कारण इस क्यू चार्ज की क्या करनी है? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट चार्ज पहले कहां पे रहा होगा? ये पॉइंट चार्ज पहले रहा होगा इंफिनिटी पे। और ध्यान है, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो असाइन करते हैं। जिस तरह से वर्क पर एनर्जी में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जिसको हम रेफरेंस मानते हैं उसको वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो असाइन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोस्टैट में हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जाएंगे तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग कहां पे मानेंगे? इंफिनिटी पे। और वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी कितनी असाइन कर दी? जीरो असाइन कर दी। अब मुझे अगर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इस चार्ज को हम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, तो अगर मैं किसी क्यू चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, लेकिन कैसे लेके आ रहा हूं? मैं लेके आ रहा हूं विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो उस केस में यहां से लेके यहां तक आने में हमने जो वर्क परफॉर्म किया वही ए पॉइंट की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में? अगर मुझे किसी एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है बाकी चार्जेस के कारण, अगर मुझे किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है रिमेनिंग सिस्टम के कारण, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि इस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में किया गया वर्क, जो वर्क होगा वही उस पॉइंट की क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो गई वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। और चार्ज को कहां से लेके आ रहा है? चार्ज को लेके आ रहा है इंफिनिटी से कहां तक? इंफिनिटी से पॉइंट ए तक। क्लियर? अच्छा, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये जो चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह से यहां पे नंबर ऑफ चार्जेस है कि नहीं है? सबसे पहले हमने बात करी कि इस Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। इस Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इंफिनिटी से यहां तक लाने में किया गया वर्क, और ये वर्क किसको लाने में हुआ है? क्यू चार्ज को लाने में हुआ है। अब ये जो वर्क है वही इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगले स्टेप में हम बात कर रहे हैं कि इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो यहां पे जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस हैं और ये तुम्हारा पॉइंट ए है। हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज दिया है तो उसके कारण पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R होता है। तो यहां पे जितने भी चार्जेस होंगे Q1, Q2, Q3, Q4, इन सबके कारण बताओ यहां पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सभी चार्ज के कारण वहां पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। ये तो हम कर सकते हैं। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब होता है इंफिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क। देखो ये कि नहीं है? अगर हम इंफिनिटी से यूनिट चार्ज का मतलब है 1 कूलम चार्ज, अगर एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? इंफिनिटी से ए पॉइंट तक अगर हम 1 कूलम चार्ज को मूव कराते हैं तो हमें इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। ये पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का मतलब है 1 कूलम चार्ज को लाने में इतना वर्क हुआ। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर V वर्क होता है तो Q चार्ज को लाने में वर्क कितना होगा? तो Q चार्ज को लाने में वर्क होगा Q इंटू V,
और जो वर्क होगा वही ए पॉइंट की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ में? तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, उस पॉइंट पे हम सभी चार्ज के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल इनटू चार्ज क्या दे देगा, उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या मानी है, 0 मानी है। तो इस तरह से हम किसी चार्ज बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं रिमेनिंग चार्जेस के कारण। क्लियर हुआ? इस पे क्वेश्चन लिखो जरा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो चार्ज रहेगा, ये चार्ज और v हमेशा हमें साइन के साथ कंसिडर करना है, ये ध्यान रखना। जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, q भी साइन के साथ लेंगे, v भी हम क्या करेंगे, साइन के साथ लेंगे। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है द 4 आइडेंटिकल चार्जेस q each are placed at the corner of a square of side A. Find the potential energy of one of the charges due to the remaining charges. देखो अब इसका मतलब क्या है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे हमने क्या किया, 4 पॉइंट चार्ज को लाके प्लेस कर दिया। ये चार्जेस चारों हमारी क्या है, सेम है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस। तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इस चार्ज को हम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आए और इंफिनिटी से यहां तक लाने में हमने जो वर्क परफॉर्म किया वही इस चार्ज की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वहां पे। देखो यही कि नहीं है। अब मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल उस पॉइंट का और साथ में हम चार्ज से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये पॉइंट मान लो ए, तो हम क्या लिखेंगे, ए पॉइंट का पोटेंशियल इंटू क्यू से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ कंसिडर करना है। इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, साइड की लेंथ लो ए, तो इसके कारण पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय ए। इसके कारण पोटेंशियल के क्यू बाय ए। अच्छा, इसके कारण कितना हो गया, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए रूट 2। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में वी ए इक्वल्स टू के क्यू बाय ए कॉमन आएगा, रिजल्ट हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय रूट 2। चेक करो यही ए पॉइंट का पोटेंशियल है कि नहीं है। पोटेंशियल का मतलब है 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क, तो क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क होगा तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे Q इंटू वी ए की वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, रिजल्ट हो गया वहां पे के क्यू स्क्वायर बाय ए 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, रूट 2। तो इस तरह से वहां पे हम किसी एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो इतना। अब मान लो अगर बोल रहा हूं कि स्क्वायर की जगह मान लो यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो स्क्वायर की जगह यहां पे अब मैं बोल रहा हूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे अगेन हमने क्यू चार्ज को लाके प्लेस किया। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है,
तो हमें इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, किसके कारण? रिमेनिंग चार्ज के कारण। अच्छा, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग के कारण? कि देखो, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इंफिनिटी से लाने में किया गया वर्क। लेकिन जब मैं इसको इंफिनिटी से मूव कराऊंगा तो हमें वर्क इसकी फील्ड के अगेंस्ट भी परफॉर्म करना पड़ेगा और हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा इसकी फील्ड के अगेंस्ट भी, यही कि नहीं है? तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बाकी चार्ज के कारण। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले उस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करो। इसके कारण के क्यू बाय ए, इसके कारण भी के क्यू बाय ए, तो जो पोटेंशियल हो गया वो तो हो गया 2k³ बाय ए। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल, तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे 2k² बाय ए। देखो है कि नहीं यहाँ पे? तो यही तुम्हारी क्या है? किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी रिमेनिंग चार्ज के कारण। ध्यान है, ये सभी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट करी है, ये मैंने किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है रिमेनिंग चार्जेस के कारण। अगर तुमसे पूछता हूं सबकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो अलग है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एक चार्ज की रिमेनिंग चार्जेस के कारण। अब मैं क्वेश्चन और ड्रॉ कर रहा हूं, इसको अब तुम्हें करके देखना है। अब जिस तरह से हमने ट्राइंगल और स्क्वायर कंसिडर किया, सिमिलरली अब तुम लोग कैलकुलेट करके देखना है कि मान लो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, हमारे पास यहां पे एक रेगुलर हेक्सागन है, और ये जो रेगुलर हेक्सागन है उसके कॉर्नर्स पे हमने क्यू चार्ज को लाके प्लेस किया। जो भी हेक्सागन है उसकी साइड की लेंथ लेना ए। अब मान लो ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो मुझे इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है रिमेनिंग चार्जेस के कारण। तो अब क्या करोगे? इस पॉइंट को मान लो ए, तब कैलकुलेट करो। करना क्या है? हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? इन सभी चार्ज के कारण हम यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल इनटू चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यही ए पॉइंट की वहां पे क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है इतना? लिखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास 40 मिलीग्राम, अ पार्टिकल ऑफ मास 40 मिलीग्राम एंड कैरिंग अ चार्ज 5 into 10 to the power -9 coulomb is moving directly towards a fixed positive point charge of magnitude 10 to the power -8 coulomb. When it is at a distance of 10 centimeter from the fixed point, when it is at a distance of 10 centimeter from the fixed point charge, it has a speed of 50 centimeter. At what distance from the fixed point charge will the particle come momentarily to rest? Is the acceleration constant during the motion? तो क्वेश्चन के वहां पे क्या है? दो पार्ट है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया है? 40 मिलीग्राम, और उस पर चार्ज कितना दिया है? 5 into 10 to the power -9। तो इस तरह से डायग्राम देखो जरा। यहां पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लो इस पे चार्ज कितना है? Q1, इसका मास दिया है m। अब क्वेश्चन में अगर देखोगे तो Q1 की वैल्यू कितनी दी है? Q1 दिया है 5 into 10 to the power -9 कूलम, और मास दिया है वहां पे कितना? 40 ग्राम। देखो है कि नहीं? 40 मिलीग्राम जो मास है वहां पे 40 मिलीग्राम। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये जो भी चार्ज है ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो ध्यान है, ये चार्ज तो पॉजिटिव है,
ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट चार्ज, तो यहां कहीं एक चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये Q2 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये चार्ज मेरा वहां पे फिक्स्ड है। अच्छा, अब इस Q2 चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है? Q2 चार्ज की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻8 कूलम। अब बताओ, ये Q2 चार्ज तो फिक्स्ड है, जब हम Q1 चार्ज को मूव कराएंगे तो ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। अब बताओ, ये जब इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इसको क्या करा रहा होगा? ये इसको रिटार्ड करा रहा होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी टाइम पे ये डिस्टेंस दिया है r, और r की वैल्यू किसी टाइम पे कितनी दी हुई है? When it is at a distance of 10 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट कर दो इसको मीटर में, 0.1 मीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है किसी टाइम पे जब इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट चार्ज है, तो उस टाइम पे इसके पास वेलोसिटी v है, और v वेलोसिटी दी है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट चार्ज विल द पार्टिकल कम मोमेंटली टू रेस्ट। तो अब देखो, फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट है, फोर्स अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो ये चार्ज पार्टिकल को रिटार्ड कराएगा। एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा है? चार्ज पार्टिकल पहले ऐसे आगे जाएगा, किसी टाइम पे वेलोसिटी जीरो, और जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी तो अब ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा? रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि ये जो Q1 चार्ज होगा इस Q1 के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा होगा? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो ये पार्टिकल पहले रिटार्ड करेगा, उसके बाद फिर ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। तो हमें बताना है कि ये कितने डिस्टेंस पे जाके रुका। ये डिस्टेंस हो गया r'। देखो है कि नहीं? वहां पे हमें बेसिकली ये r' क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब मास जो रहेगा, मास को कन्वर्ट कर देना तुम लोग वहां पे केजी में। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों चार्ज को मिला के डिफाइन कर दो सिस्टम। Q1 Q2 चार्ज को मिला के डिफाइन करो सिस्टम। अब Q1 Q2 चार्ज को मिला के अगर सिस्टम डिफाइन कर रहे हो तो सिस्टम में जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं किसके कारण फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब मैंने क्या बोला है? फोर्सेस अगर कंजर्वेटिव हैं तो सिस्टम की एनर्जी वहां पे क्या होगी? कंजर्व होगी। तो देखो, ये Q2 चार्ज तो मूव कर नहीं रहा, तो हम किसकी एनर्जी कंजर्व कराएंगे? हम एनर्जी कंजर्व कराएंगे किसकी? पूरे सिस्टम की। अब कैसे एनर्जी कंजर्व कराओगे? तो ये बताओ मुझे, इनिशियल एनर्जी क्या लिखें? इनिशियली एनर्जी कब लिखनी है? जब ये r डिस्टेंस पे, तो जब ये r डिस्टेंस पे होगा तो उसके कारण इसके पास वहां पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो होगा ही नहीं होगा वहां पे। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वहां पे, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो, kQ2/r इंटू Q1। देखो है कि नहीं है? पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, साथ में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12mv²। बाद में अगर देखोगे तो अब इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना? kQ2/r'। ये तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? Q1 चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, जब रुकेगा काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से हमें r' की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर क्वेश्चन? वहां पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वहां पे अब चेक कर लेना आंसर कितना आता है वहां पे। अच्छा, ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन कैसा है? इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट? तो एक्सेलरेशन वहां पे वेरिएबल होगा, क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है वहां पे। लिखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस विथ अ स्पीड u मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली टूवर्ड्स a free proton originally at rest.
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द टू प्रोटॉन्स in terms of mass of proton m and its charge e. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोटॉन है और क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस विद अ स्पीड u मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना बोल रहा है e. तो यहां पे एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज E है, फिर यहां पे एक प्रोटॉन है, यहां पे जो दूसरा प्रोटॉन है उस पर भी चार्ज कितना है E. अब क्वेश्चन में चेक करना, लैंग्वेज में बोल रहा है लार्ज डिस्टेंस, देखो है कि नहीं है, जो फर्स्ट लाइन है इसमें बोल रहा है प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस. लार्ज डिस्टेंस का मतलब होता है कि बॉडी कहां पे है, इन्फिनिटी पे. तो ये जो बॉडी है ये बॉडी अभी इन्फिनिटी पे है और इसके पास वेलोसिटी कितनी है, इसके पास वेलोसिटी u है, देखो है कि नहीं यहां पे. अच्छा, ये अगर इन्फिनिटी पे है इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या लेनी है, जीरो लेनी है. अब देखो होगा क्या, जैसे ये चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से थोड़ा अंदर आएगा, जैसे ये चार्ज पार्टिकल इंफिनिटी से थोड़ा अंदर आएगा, मान लो यहां कहीं पहुंचा, तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहां पे आएगा वो अब इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा राइट की ओर, और जितना रिपल्सिव फोर्स इस पे लगेगा राइट की ओर, इस पे उतना ही रिपल्सिव फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट की ओर. तो इस चार्ज के पास वेलोसिटी कहां है, राइट की ओर, फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है लेफ्ट की ओर. तो ये जो फोर्स रहेगा वो उसकी स्पीड को डिक्रीज कराएगा. अब ध्यान है ये चार्ज पार्टिकल पहले से ही रेस्ट में है, तो जब ये फोर्स लगेगा तो ये फोर्स इस चार्ज की स्पीड को क्या कराएगा, इस चार्ज की स्पीड को इंक्रीज कराएगा. देखो है कि नहीं है. अब कुछ टाइम बाद डायग्राम देखो, डायग्राम ड्रॉ करो यहां कहीं, यहां पे चार्ज Q आ गया और ध्यान है ये चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली अब रिटार्ड कर रहा होगा और ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली वहां पे क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा. किसी टाइम पे Q चार्ज यहां पे, ये Q चार्ज यहां पे, और इसके पास वेलोसिटी v1 तो इसके पास वेलोसिटी v2. देखो यही चार्ज है कि नहीं. अब कुछ इस तरह डायग्राम ड्रॉ करो, v1 v2. v1 किसकी है, इसकी वेलोसिटी है. अब बताओ इनिशियली जब इसको वेलोसिटी दी थी तो इसके पास वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी. तो मान लो जो इनिशियल वेलोसिटी दी है u, इसको इस तरह से एज्यूम करो कि मान लो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी, ये मैंने एज्यूम किया है. तो मान लो इसको हमने वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी, तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या थी, जीरो थी. अब जैसे ही फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी, 20 से 18 हो गई. इसकी वेलोसिटी इस फोर्स के कारण क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये वैल्यू 1 हो गई. फिर इसके बाद ये वैल्यू हो गई 16, तो ये वैल्यू हो गई मान लो 2. तो अब क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी घट रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. लेकिन अगर अभी मैं कंपेयर करूं तो उस केस में v1 ग्रेटर देन v2 है. अब इमेजिन करो कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इस चार्ज पार्टिकल पे ही बैठा हुआ है. बताओ अब क्या होगा. अब इमेजिन करो इस तरह से कि मान लो हमारे पास एक कार यहां पे है, दूसरी कार यहां पे है. इस कार की वेलोसिटी 16 है, इस कार की वेलोसिटी 2 है और हम इस कार पे बैठ जाएं. बताओ इस कार पे बैठ के इस कार को देखोगे तो ये कार हमें पास आते हुए दिखाई देगी. देखो है कि नहीं वहां पे. अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो इसका मतलब है कि अगर मान लो ये कार A है, ये कार B है, अगर हम कार B पे बैठ के देखेंगे तो कार A हमें पास आते हुए दिखाई देगी. देखो ऐसा है कि नहीं है. अब सेम चीज यहां पे, जब मैं इस चार्ज पार्टिकल में बैठ के इस चार्ज पार्टिकल को देखूंगा तो ये चार्ज पार्टिकल मुझे पास आता हुआ दिखाई देगा. और इसके लिए अगर ये इसके लिए क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है,
तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो इसके लिए क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, और इसके लिए अगर ये अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू, इसके लिए अगर ये अप्रोच कर रहा है तो कंटिन्यूसली डिस्टेंस क्या होगा, कम होते जाएगा। अच्छा, इसकी वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। एक टाइम ऐसा आ गया कि इसकी वेलोसिटी भी 8, इसकी वेलोसिटी भी 8 हो गई। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा, एक टाइम ऐसा आया, इसकी वेलोसिटी भी 8 हो गई, इसकी वेलोसिटी भी 8 हो गई, तो यहां पे बोलेंगे इसकी वेलोसिटी भी v, इसकी वेलोसिटी भी v। अब बताओ, जब तक a की वेलोसिटी ज्यादा थी तो b पे बैठ के अगर हम देखते हैं तो a हमें ऐसा पास आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जिस इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी उस टाइम पे ये ऑब्जर्वर जब इस कार को देखेगा तो उसको ये कार कैसी दिखाई देगी, रेस्ट में, क्योंकि ये कौन सी वेलोसिटी देख रहा है, रिलेटिव डायरेक्शन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम b पे बैठ के a को देख रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी है, और जब तक इस ऑब्जर्वर के लिए पास आ रहा है डिस्टेंस कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। एक टाइम आया, इसको ये कैसा दिखाई दिया, रेस्ट में दिखाई दिया, तो ये ऑब्जर्वर जब इस चार्ज पार्टिकल देखेगा तो इसको ये चार्ज पार्टिकल कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। लेकिन ध्यान है, इसके बाद भी क्या हो रहा है, फोर्स तो अभी भी लग रहा है इसके ऊपर लेफ्ट, इसके ऊपर कहां लग रहा है, राइट। तो अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी और कम होगी, मान लो इसकी वेलोसिटी 8 से 6 हो गई, इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, तो मान लो वेलोसिटी कितनी हो गई, 9 हो गई। बताओ अब क्या होगा, अगर इसकी वेलोसिटी 9 हो जाए और इसकी वेलोसिटी 6 हो जाए तो क्या होगा। अब अगर हम B पे बैठ के A को देखेंगे तो A पास नहीं आ रहा होगा, और A इनफैक्ट इस तरह से अब दूर जाता हुआ दिखाई देगा। समझ में? तो अगर A कार पे बैठे हैं, हम B कार पे बैठे हैं और A को देख रहे हैं, तो जब हम B पे बैठ के A को देखते हैं तो हमें A इस तरह से पास आता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हम B पे बैठ के A को देख रहे हैं तो A इस तरह से पास आ रहा है, किसी टाइम पे रुक गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हम B पे बैठ के A को देखेंगे तो A हमें ऐसा दूर जाता हुआ दिखाई देगा। देखो ऐसा है कि नहीं है। तो अगर हम B पे बैठ के A को देखेंगे तो अब ये कार जो रहेगी वो दूर जाते हुए दिखाई देगी, और ये अगर दूर जाएगी तो डिस्टेंस फिर वहां पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ध्यान ना, इस तरह से केस हमने कंसिडर किया था इन इलास्टिक कोलिजन में भी। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगना है कि जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा जब दोनों की वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, सेम होगी। तो जिस इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो उस इंस्टेंट पे दोनों के बीच का सेपरेशन भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये डिस्टेंस मेरा r मिनिमम हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस घटता रहेगा कब तक, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी, तो फिर इस ऑब्जर्वर के लिए कहां जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा। अब क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बताना है मिनिमम डिस्टेंस कितना पॉसिबल है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब बन रहा है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है। दोनों को मिला के डिफाइन कर दो सिस्टम। अब इस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, और नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम लीनियर मोमेंटम को वहां पे क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम कितना है, m इंटू यू, इसका 0। बाद में क्या हो गया, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो mv प्लस mv, v की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, u/2 निकल के आ गई। तो ये तो हो गई इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, इनिशियल एनर्जी लो। तो इनिशियली एनर्जी अगर देखोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी केवल इसकी है, और काइनेटिक एनर्जी हो गई 12m u²। देखो है कि नहीं है। अब बाद में अगर देखोगे फाइनली
तो क्या लिखोगे, इसके कारण यहां पोटेंशियल के क्यू बाय आर मिनिमम इंटू क्यू। बताओ ये अब इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो गई नहीं हो गई। तो इस चार्ज के कारण इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय आर मिनिमम, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम। टू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी इसकी है वही वेलोसिटी इसकी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू टू। दोनों को इक्वेट कर दो तो यहां से हमें क्या मिलेगी, यहां से हमें मिलेगी आर की मिनिमम वैल्यू। क्लियर है इतना। तो इस तरह से वहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान, अभी तक जो हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है वो सिस्टम की नहीं कैलकुलेट करी है, हमने कैलकुलेट करी है किसी एक पार्ट की रिमेनिंग के कारण। तो नेक्स्ट अब तुम लोग हेडिंग डालो वहां पे, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अभी तक हमने एक के कारण कैलकुलेट करी थी, अब पूरे सिस्टम के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिखो वहां पे, इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the work done by an external agent against the internal electric field required to make a system of charges, to make a system of charges in a particular configuration from infinite separation without accelerating it। समझ में इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या बोल रहे हैं वहां पे, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी किसकी, पूरे सिस्टम की। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर रहा है, इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर चार्ज, पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन विदाउट एनी चेंज इन देयर काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इसका मतलब क्या है। अच्छा, जब भी हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, अभी हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्जेस। अब यहां पे जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे दो केस होंगे, या तो जो सिस्टम है वो नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज का कलेक्शन होगा, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज का कलेक्शन रहा होगा, या फिर वो जो सिस्टम है उस सिस्टम में चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम या तो पॉइंट चार्ज से मिलकर बना है, या फिर वो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम या तो नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज का कलेक्शन है, या फिर जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। अब देखो, मान लो भी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई सिस्टम है जो पॉइंट चार्जेस से मिलके बना है। जैसे देखो, अगर मान लो यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मेरा इक्विलेटरल है, और इस ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे हमने चार्जेस Q1, Q2, Q3 को लाके प्लेस कर दिया। तो हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं।
तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इस सिस्टम की। अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे किसी एक की बाकी के कारण। अब हम बात कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो डेफिनेशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेफिनेशन में हम ये बोल रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमने क्या किया है? ये सिस्टम हमने यहां पे फॉर्म किया है। लेकिन ये सिस्टम कब फॉर्म किया? ये सिस्टम फॉर्म किया गया है जब ये सभी चार्जेस कहां रहे होंगे? इंफिनिटी पे रहे होंगे। तो Q2 भी इंफिनिटी पे रहा होगा, Q3 भी इंफिनिटी पे रहा होगा, Q1 भी कहां पे रहा होगा? इंफिनिटी पे रहा होगा। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि इन सभी चार्ज को हम इंफिनिटी से एक एक करके लेके आ रहे हैं, एक साथ नहीं लेके आ रहे हैं। इन सभी चार्जेस को हम इंफिनिटी से एक एक करके ला रहे हैं। और किस तरह से लेके आ रहे हैं? हम लेके आ रहे हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो अगर इस सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस हैं और सभी चार्ज को हम इंफिनिटी से एक एक करके लेके आ रहे हैं, तो उस केस में हमें जो टोटल वर्क परफॉर्म करना पड़ता है इस सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में हमने जो टोटल वर्क परफॉर्म किया वही इस सिस्टम की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है यहां पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। मैंने क्या बोला है? चार्जेस एक साथ नहीं लेके आ रहे हैं, चार्जेस एक एक करके लेके आ रहे हैं। तो इमेजिन करो कि Q1 चार्ज हमारा इंफिनिटी पे, Q2 चार्ज इंफिनिटी पे है, Q3 चार्ज इंफिनिटी पे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के सभी चार्ज को पहले तुम इंफिनिटी पे पुट कर दो वहां पे। अब एक एक करके लेके आओ। तो सबसे पहले मान लो मैं Q1 चार्ज को लेके आता हूं। अब होता क्या है कि मान लो यहां पे Q चार्ज है और अब मैं Q चार्ज को इंफिनिटी से मूव कराता हूं, तो क्या होता है? ये जो Q चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज के ऊपर क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है। तो यहां पे जो Q चार्ज होगा वो इसके ऊपर क्या कर रहा होगा? फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ता है? वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करो, जब मैं सबसे पहले Q1 चार्ज को लेके आऊंगा, कहां से? इंफिनिटी से। तो बताओ अब मुझे कोई वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा क्या? वर्क हमें तभी परफॉर्म करना पड़ेगा जब उस चार्ज के ऊपर कोई फील्ड क्या कर रही है? फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ध्यान ना, अभी कोई फील्ड नहीं है यहां पे। इसका मतलब है कि जब भी पहला चार्ज आएगा, पहले चार्ज को लाने में किया गया वर्क जीरो होगा। और ध्यान, वर्क किसका हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं? वर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट का। इस पूरे सिस्टम को इंफिनिटी से फॉर्म करने में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क परफॉर्म करता है वही इस सिस्टम की वहां पे क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब भी हम पहला चार्ज लेके आएंगे तो उसको लाने में कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा। अब सेकेंड चार्ज को मूव करो। बताओ सेकेंड चार्ज को जब हम मूव कराएंगे तो ये जो Q1 चार्ज आ चुका है ऑलरेडी, वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और इसकी फील्ड के अगेंस्ट अब हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अब वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। कितना पोटेंशियल आएगा? तो पोटेंशियल आ जाएगा वहां पे KQ1/A। इसके कारण मैंने यहां पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। पोटेंशियल का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज को अगर मैं इंफिनिटी से यहां तक लेके आता तो मुझे इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ता। तो 1 कूलम को लाने में इतना वर्क होता है, तो Q2 को लाने में कितना वर्क होगा? तो W2 जो रहेगा वो हो जाएगा Q2 इंटू V। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? KQ1Q2/A। तो ये सेकेंड चार्ज को लाने में किया गया वर्क होगा। अब सेकेंड चार्ज भी पहुंच गया कहां से? इंफिनिटी से यहां पे।
अब हम किस चार्ज को मूव करा रहे हैं? अब हम मूव करा रहे हैं Q3 चार्ज को। अब Q3 चार्ज को लाने में हमें वर्क क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम इन दोनों चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें, और वो पोटेंशियल होगा KQ1/A प्लस KQ2/A। देखो है कि नहीं वहां पे? अब इन दोनों के कारण यहां पोटेंशियल मालूम है। पोटेंशियल का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क, Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो जो W3 वर्क होगा वो होगा Q3 इंटू V डैश। V डैश का मतलब हो गया K/A बाहर आ गया, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। क्लियर? अब मैंने क्या बोला है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल वर्क डन के बराबर होती है। समझ में थ्योरी? कॉन्सेप्ट क्या है? पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का, सभी बॉडी या सभी चार्जेस पहले इंफिनिटी पे थे और इंफिनिटी से हम उनको लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं? विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और उस केस में हमें लाने में जो टोटल वर्क परफॉर्म करना पड़ता है वही उस सिस्टम की क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर? तो जैसे देखो यहां पे आप सबको ऐड करोगे तो अब तुम बोलोगे पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 प्लस KQ1/A, नहीं V की वैल्यू KQ1 Q2/A प्लस क्या हो जाएगा? K/A, और ये हो जाएगा Q1 Q3 प्लस Q2 Q3। देखो यही तुम्हारी वहां पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है ना? अब देखो मैं फिर से इस चीज को तुम लोग क्लियर कर रहा हूं। फिर से डायग्राम देखो जरा। ये ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना? इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे हमने 3 चार्जेस को लाके प्लेस किया। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में हमने वर्क कितना परफॉर्म किया, ये कि नहीं है? अब वर्क कैसे कैलकुलेट करते थे? वर्क कैलकुलेट करते थे चार्ज इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल इसके कारण भी था, पोटेंशियल इसके कारण भी था, तो रिजल्ट था 2KQ/A। देखो यही वर्क डन होगा ही नहीं होगा, तो वर्क डन हो जाएगा 2KQ²/A। यही उस चार्ज की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये तो ध्यान ना, ये पोटेंशियल एनर्जी तो एक सिंगल चार्ज की है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पहले हम Q चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी से, तो लाने में किया गया वर्क 0। फिर हम दूसरे चार्ज को लेके आए, लेकिन जब दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। कितना वर्क होगा? तो चार्ज इनटू इसके कारण यहां पोटेंशियल KQ/A प्लस, अब तीसरे चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहां पे लेके आ रहे हैं। अब लाने में कितना वर्क हुआ वहां पे तीसरे चार्ज को? तो रिजल्ट हो जाएगा चार्ज इनटू इन दोनों के कारण वहां पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल था 2KQ/A। देखो है कि नहीं वहां? तो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 2KQ² थी रिमेनिंग 2 के कारण, लेकिन सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा 3KQ² कितना? A। देखो है कि नहीं वहां? तो इस तरह से हम किसी एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई सिस्टम किससे मिलके बना है? नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस से। अभी हम कंटिन्यूअस चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो जरा। अब जैसे
इससे पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि मान लो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, और अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये दो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस r डिस्टेंस पे हैं, और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि चार्जेस को हम कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। सबसे पहले Q1 चार्ज को लेके आए, तो मैंने क्या बोला, जब भी फर्स्ट चार्ज आएगा उसको लाने में किया गया वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो अब Q1 चार्ज तो आ गया। अब जब मैं Q2 चार्ज को लेके आऊंगा r डिस्टेंस पे, तो अब मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा इसकी फील्ड के अगेंस्ट। कैसे मिलेगा वर्क, तो इसके कारण पहले यहां पोटेंशियल निकाल लो, इनटू मल्टीप्लाई कर दो Q2 चार्ज से, सब वर्क को ऐड कर दो, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है कितनी, KQ1 Q2 बाय R। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और वो सिस्टम अगर दो चार्ज से मिलके बना है, तो उस सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 बाय R। लेकिन जब भी ये फॉर्मूला यूज करोगे तो Q1 Q2 ये दोनों ही हम साइन के साथ प्लेस करेंगे। क्लियर ना? फिर देखो वहां पे, मान लो अब मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल की जगह किसकी, स्क्वायर की। जैसे हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड की लेंथ a, मान लो Q चार्जेस लाके प्लेस किया। अब इस पूरे को मिला के हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम। और हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें बताना क्या है, बताना है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें क्या करना है, सभी चार्ज को पहले इन्फिनिटी पे इमेजिन करना। जितने भी चार्जेस हैं सभी चार्ज इन्फिनिटी पे हैं। सबसे पहला चार्ज को लेके आए, तो पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं होता है, 0। तो ये चार्ज तो पहुंच गया यहां पे। अब हम क्या कर रहे हैं, अगले चार्ज को लेके आ रहे हैं, लेकिन जब अगले चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क होगा। वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, चार्ज इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल, किसके कारण, Q के कारण, तो ये हो जाएगा KQ बाय A। अच्छा, अब दूसरा चार्ज भी पहुंच गया। अब तीसरे चार्ज को हम लेके जा रहे हैं। अब तीसरे चार्ज को लेके जाओगे तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब इस पॉइंट पोटेंशियल इसके कारण कितना, KQ बाय A, इसके कारण यहां कितना, KQ बाय A√2। ये तीसरे को लाने में वर्क होगा। अब जो लास्ट चार्ज होगा उसको जब हम यहां से यहां मूव कराएंगे तो अब जो वर्क होगा वो क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसके कारण KQ बाय A, इसके कारण KQ बाय A, इसके कारण KQ बाय A√2। देखो चेक करो, यही अब तुम्हारा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है पूरे सिस्टम की। इन सभी वर्क को ऐड करोगे तो हमें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मिल जाएगी। क्लियर? फिर देखो, अब ये तुम लोग करके देखना है। क्या करके देखना है, मान लो यहां पे हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने किसी एक चार्ज के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला था। अब मैं बोल रहा हूं रेगुलर हेक्सागन है
साइड की लेंथ लेना a, इस पूरे को मिला के वहां पे क्या डिफाइन कर देना, इस पूरे को मिला के डिफाइन कर देना वहां पे सिस्टम। और कैलकुलेट क्या करके देखना है, कैलकुलेट करके देखना है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इससे पहले भी मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन वहां पे हमने किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी थी। अब मैं बात कर रहा हूं सिस्टम की, तो हमें क्या करना है, इन सभी चार्ज को इन्फिनिटी पे इमेजिन करना, फिर एक एक करके चार्ज को लेके आओ, सबको लाने में जो टोटल वर्क होगा वही उस सिस्टम की वहां पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर इतना? तो लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। अब तुम्हें करना क्या है, बुक में जाओ और बुक में पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखो, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी किसी एक बॉडी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की बोलेगा। अगले टर्न पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो हम सिस्टम की बात तो करेंगे, लेकिन वो सिस्टम पॉइंट चार्ज से मिलकर नहीं बना होगा। अगले केस में हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे मैं बोल रहा हूं कि रिंग है, रिंग पे चार्ज दे दिया, शेल है, शेल पे चार्ज दे दिया, तो चार्ज तो बहुत सारे हैं ना, और ये चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां पे। या फिर मैं बोल रहा हूं वहां पे कि एक लाइन चार्ज है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो इस तरह से वहां पे हम सिस्टम, किस तरह से हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन अगर मॉड्यूल में इस तरह के कोई क्वेश्चन दिए हैं जहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो वो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वहां पे। क्लियर है इतना? तो इतना नोट डाउन करो, फिर अगली क्लास में इसको हम वहां पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।